केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एंड उनका मैकेनिज्म, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। जैसे थर्मो में तो हमने पढ़ा कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने ये सीखा भाई रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा, जिसका के बहुत ज्यादा उसका रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनेगा, जिसका के बहुत कम उसका प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, ठीक। और केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताता है कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो वो कितनी देर में होगी, ठीक। नेक्स्ट सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम होता है। तो यहां पे डेल्टा सी बाई टी करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा सी ये मैंने मोड में इसलिए रखा है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है तो रेट नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक। फाइनल माइनस इनिशियल जब करोगे और प्रोडक्ट की बढ़ती है वो पॉजिटिव में आएगा, तो हमेशा रेट पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर मिनट, इस टाइप से। टाइप ऑफ रिएक्शन, तीन टाइप की रिएक्शन है। पहला इंस्टेंटेनियस, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, इमीडिएट हो जाती है, जैसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, NaOH को मिलाओ इमीडिएट हो जाएगी। आयनिक रिएक्शन भी बहुत फास्ट होती है। वेरी स्लो रिएक्शन, जिनका रेट बहुत कम होता है लेकिन टाइम उनमें बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया या आपका कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट हो गया, H2O2 के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है। मॉडरेट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनमें रेट ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, यानी उनमें टाइम बहुत ज्यादा भी नहीं लगता और बहुत कम भी नहीं लगता, जैसे लेबोरेटरी में जो हम रिएक्शन करते हैं उनकी बात। जल जो हम रिएक्शन करते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है या H2O2 का डिकम्पोजिशन है। फिर इसके बाद एवरेज रेट, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो एवरेज रिएक्शन, एवरेज स्पीड, ठीक वैसे ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। तो जैसे इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इस टाइम इंटरवल के लिए ये चेंज आया, तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम। इसके आगे माइनस इसलिए रखते हैं क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इनिशियल ज्यादा थी, नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आगे नेगेटिव रखा जाता है, बाकी इस नेगेटिव का और कोई मतलब नहीं है, ठीक। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम है, तो ये क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक कर लोगे। या पॉजिटिव इसलिए आता है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एन इंस्टेंट, यानी एक पार्टिकुलर टाइम पे, यानी यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल। जो डेल्टा टी था वो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दो सीधा, इसको हम ये नहीं लिखा क्या हमने dr by dt, वो नहीं लिखा यहाँ, अच्छा लिख रखा है r इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस dr by dt या r इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक। स्लोप बताएगा एक पॉइंट पे, है ना। और ऐसे ही प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट वाले में बस प्लस हो जाएगा, तो r इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dp by dt या r इंस्टेंटेनियस इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। रेट इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जब भी आपको कोई बैलेंस रिएक्शन दी है, पहले अगर आप लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी माइनस डी बी बाई डी टी, माइनस साइन शो कर रहा है कि रिएक्टेंट है घट रहा है, और अपीयरेंस ऑफ सी और अपीयरेंस ऑफ डी में प्लस आ जाएगा, प्लस डी सी बाई डी टी प्लस डी डी बाई डी टी। लेकिन जब आप रेट लिखेंगे यहां से, तो कोई भी बैलेंस रिएक्शन का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया है, उसको उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, रेट आ जाएगा। जैसे रेट इक्वल टू 1/m1 माइनस डी ए बाई डी टी, या 1/m2 माइनस डी बी बाई डी टी, 1/n1 डी सी बाई डी टी, 1/n2 डी डी बाई डी टी। ये मैंने एग्जांपल दी है, इससे मैंने आपको ये समझा कि आपको बैलेंस रिएक्शन के लिए लिखना होता है। नेक्स्ट, ये रिएक्शन दी है, इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दे रखा है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा है, तो आप क्या लिख सकते हो, 1/3 माइनस ds2 बाई dt इक्वल टू 1/2 ds3 बाई dt। ये आपको दिया है, ये आपसे पूछा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ds2 बाई dt इक्वल टू 3/2 इनटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपलर का और नीट का क्वेश्चन है। ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br माइनस पूछ रहा है, सीधा माइनस dBr माइनस बाई dt का 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू dBr2 बाई dt। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन इक्वल टू 5/3 dBr2 बाई dt। नेक्स्ट, इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये रिएक्शन दे रखी है वही अमोनिया फॉर्मेशन की। इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन 6 ग्राम पर लीटर पर सेकंड, ग्राम्स में दे रखा है। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, सबसे पहला काम क्या होगा, ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट करोगे तो 6 ग्राम पर लीटर पर सेकंड हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन का मास 2 होता है, 2 से बार डिवाइड कर दोगे तो 3 मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। मोल में आंसर आ गया तो वहां पे वैल्यू पुट करते रखो, करते चलो, रेट आ जाएगा 1/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, कितना आ गया, 1 मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। फिर DNS3 बाई dt क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, कितना आया, 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। फिर उसको ना मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से, तो 34 ग्राम पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऐसे ही dN2 बाई dt के लिए कर लोगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है,
फॉर गैसियस रिएक्शन पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और प्रेशर क्या होता है, सॉरी प्रेशर की टर्म में प्रेशर बाई आरटी। अब आप क्या लिख सकते हो, इसको डीसी बाई डीटी लिख दो, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा मैं इसको अगर डीएन बाई डीटी लिख दूं, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम आ गया, ये रेट ऑफ इन टर्म्स ऑफ मोल है, तो मोल को आएगा मोल पर सेकंड में, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जैसा यहाँ पे ये एक्चुअल में डीएन बाई डीटी कर दिया आपने, ठीक समझे कि नहीं समझे। फिर प्रेशर की टर्म में होता है डीपी बाई डीटी, तो डीपी बाई डीटी है रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, उसको 1/RT से मल्टीप्लाई कर दो, कंसंट्रेशन की टर्म में आ जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन कराया था मैंने, ये रिएक्शन दे रखी है 300 केल्विन पे, इसके रिएक्शन मिक्सर का जो प्रेशर है वो 100 से 120 बढ़ गया 5 मिनट में, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CO2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। CO2 CO प्लस हाफ O2 में जा रहा है, तो हम लिखेंगे पहले 100 प्रेशर है, 100 में से P घटेगा, इसका P बनेगा, इसका P/2 बनेगा, इनका टोटल 5 मिनट के बाद कितना हुआ है, 120 हुआ है। तो अब यहाँ पे P की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे टोटल करने पे 40, और यहाँ पे P की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे 5 मिनट के बाद CO2 का 60 रह गया, CO का 40 हो गया, इसका 20 रह गया। अब किसी की भी टर्म में लिख सकते हो आप ये लिख सकते हो रेट इक्वल टू माइनस डीपी CO2 बाई dt, तो ये क्या होगा, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाई 5, तो ये -40 आएगा, तो माइनस माइनस लगा देंगे आगे क्योंकि ये प्रेशर घट रहा है। या आप ऐसे कर सकते हो भाई, CO2 की टर्म में करोगे तो 1 बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट dPO2 बाई dt, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 20, इनिशियल 0, और गुना में ये 2 हो गया है ना ऊपर जाके, डिवाइड बाई 5 कर लोगे। रेट आया आपका 8 mm ऑफ Hg पर मिनट, उसको 760 से डिवाइड कर दोगे 8 m पर मिनट में आ जाएगा। फिर रेट को इसको, ये प्रेशर की टर्म में है, इसको 1/RT से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, मोल पर लीटर पर मिनट में आ जाएगा। फिर वहां से आप यार CO2 और O2 का फाइंड आउट कर ही सकते हो, वो तो आसान ही है ना, बस ये यहां तक का था नया पार्ट, तो ये तो वही है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CO2 इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 है, वो एज इट इज लिख दिया, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 ये हाफ इधर आ जाएगा, हाफ रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर मान लीजिए रिएक्शन लिख रखी है, आपने पहले पढ़ा था 11th क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटल रेट क्या आता है, बोलो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर x और b की पावर y, तो यहाँ पे x एंड y आर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड b रिस्पेक्टिवली, और x प्लस y क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अच्छा x है ना, ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये थियोरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल है, x m के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और y n के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और x प्लस y भी m प्लस n के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इधर देखो, अब यहां पे अगर हम बात करें रेट, ये लिख दिया आपने रेट लो, ये रेट लो है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए k आ गया, k इज रेट कांस्टेंट। तो अगर हम a और b रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 कर दे तो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू k, यानी रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी रेट कांस्टेंट की, इसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। तो k किस पे डिपेंड नहीं करेगा भाई, जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 1 ले ली तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, सो k डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन कांस्टेंट तो किस पे डिपेंड करेगा, टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट चेंज कर दी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, यानी रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। दूसरा तीसरा कैटालिस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक, ध्यान रखना एनसीईआरटी में। इसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एक काम करो, आपने r इक्वल टू k इंटू a की पावर n लिख दिया, तो मोल पर लीटर पर सेकंड k इंटू मोल पर लीटर की पावर n, तो क्या k क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यूनिट क्या आ जाएगी k की, मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर की मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे ही थर्ड ऑर्डर कर दोगे। क्या आप k की यूनिट देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, जैसे इसमें देखो क्या हो गया, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है, सेकंड ऑर्डर हो गई, और ओनली सेकंड इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गई। और ये क्वेश्चन नीट का, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल है तो कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फिर देखो ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लो, इनमें कुछ नहीं करना, आप एक काम करना भाई, ये तो आपका बोर्ड का मेथड है, ऐसे तो बोर्ड में करते हैं, क्या करो, r इक्वल टू k इंटू a की पावर x इंटू b की पावर y मान लो,
और तीनों एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो डेटा है ये यहां पुट कर दो, 3 इक्वेशन बन जाएगी, उसको सोल्व कर दो। एक तो ये मेथड है, एक डायरेक्ट। भाई आप देखो ए की कंसंट्रेशन 1 से 2 में जाने में क्या है, कांस्टेंट है, तो इससे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो तो आपने सेम रखी। बी की कंसंट्रेशन डबल कर दी, रेट कितना हुआ, 2 टाइम हुआ। बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और यहां देखो जब आपने बी की कांस्टेंट रखी और ए की डबल कर दी तो रेट 4 गुना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2 है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए की पावर 2 इंटू बी। कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो बस ये देखना होता है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, बस ये देखना कि उसमें ना रेट कैसे चेंज हो रहा है। ठीक, डायरेक्टली प्रपोज अगर रेट किसी पार्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो रहा है तो इसका मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अगर डबल करने पे हाफ हो रहा है तो क्या बोल देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डबल करने पे 4 टाइम हो रहा है तो उसकी पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर 8 टाइम हो रहा है तो पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कर लोगे, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इनमें ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ए बी की कंसंट्रेशन दे दी, ये इनिशियल रेट दे दिए, तो इनको सबको एक फॉर्मेट में लिख दो, 10 की पावर -3 की फॉर्मेट में। तो जब आप यहाँ पे कंसंट्रेशन देखेंगे, देखो ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी की डबल कर दी, डबल करने पे रेट कितना हुआ, 4 गुना हुआ। तो डबल करने पे रेट अगर 4 गुना हुआ तो क्या बोलेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। और जब बी की कांस्टेंट है, ए की 4 टाइम कर दी तो बी की रेट भी 4 टाइम हुआ, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी ए, सॉरी, तो रेट इक्वल टू ए की पावर 1 बी की पावर 2। कर लोगे ना ऐसे। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें पता क्या कर रखा है, इसमें बता रखा है भाई रेट जो है ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो बताओ, ये खालिस्तान भरने जो येलो से लिख रखे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ये ए और बी का डेटा दे रखा है और रेट दे दिया इनिशियल, तो बोल रहा है कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। देखो ए की कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट रखी, ये एक्सपेरिमेंट 1, ये 2, ये 3, ऐसे इस बार एक्सपेरिमेंट ये 1, ये 2 और ये 3, तो जब आपने कांस्टेंट रखी तो बी की कंसंट्रेशन आपने 1/3 कर दी, लेकिन रेट क्या है, सेम है। इट मींस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन नेक्स्ट, अब यहां पे जब आप, अब बी को तो बेशक भूल जाओ, आप भूल गए, तो अब देखो ए की जब डबल कर रहे हो, रेट क्या हो रहा है, 2.8 टाइम। कितना हुआ, 2.8 टाइम। चेक करके देख लेना। ठीक, तो इससे हम क्या करेंगे, या तो इसको ऐसे सोल्व कर दो, r इक्वल टू के ए की पावर x मान लो, तो इक्वेशन थर्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लिखा और सेकंड का लिखा, तो यहां पे क्या आ गया, इनको रेशियो कर दो तो ये आ जाएगा इधर 2.8 और ये 2 की पावर x कितना आ गया, 2 की पावर x इक्वल 2.8। इसको लिखा जाता है 2 इंटू 1.4, 2 इंटू 1.4 को क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर क्या हो गया, 3/2 हो गया। बोला, समझ आया? तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3/2 हो गया। कोई डाउट नहीं? अब इधर देखो, या ऐसे कर लो, 2 की पावर x इक्वल टू 2.8 को log ले लो, तो x log 2 हो जाएगा, और log 2.8 0.3 से थोड़ा कम होगा, log 3 से थोड़ा कम होगा, log 3 होता 0.48, ये हो जाएगा 0.45 अप्रोक्स, और ये log 2 0.3, x इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। कर लोगे ऐसे? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट ये लॉलीपॉप क्वेश्चंस, ये बोल रहा है x प्लस वाई जेड में जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ x डबल कर दी, ओनली x की डबल करी, तो रेट क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा। और जब कंसंट्रेशन ऑफ y डबल कर दी, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ x कांस्टेंट, रेट सेम आया, यानी रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, तो रेट इज इक्वल टू k इंटू x की पावर -1 और y की पावर 0, तो ऑर्डर यहाँ पे -1 आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन ये है, कर लोगे क्या ये क्वेश्चन? ये आईआईटी का, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या है, बोला कि m की कंसंट्रेशन जब डबल कर देते हैं तो रेट डबल हो जाता है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m आ जाएगा। और m और n दोनों की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 8 टाइम हुआ, तो m से अगर डबल हुआ था तो n से कितना हुआ 4 टाइम हुआ, तभी तो टोटल 8 टाइम हुआ ना। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, और n की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी r इक्वल टू k इंटू m इंटू n की पावर 2। अब ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2a प्लस b कन्वर्टिंग इनटू a टू b, ये रेट लो दे रखा है, ये k दे दिया, वो बोल रहा है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बताओ जब कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b इतनी है। फिर तो अब देखो a और b की कंसंट्रेशन, सीधा यहां वैल्यू पुट कर दो एक तो। दूसरा 2a प्लस b कन्वर्टिंग इनटू a टू b, यहां पे 0.1 है और 0.2, बोल रहा है कि a की कंसंट्रेशन 0.06 हो गई, तब बताओ रेट। तो आप एक काम करना, 0.1 में से x गया कितना, ये 0.2 में से कितना जाएगा, x/2, तो ये बोल रहा है 0.1 में से x गया जब कितनी हो गई 0.06, तो x की वैल्यू आ गई 0.04। x की वैल्यू पुट करो, आपकी b की कंसंट्रेशन आ गई, a की पहले से ही 0.06 है, गलती से ये मत लिख देना
आर की वैल्यू उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। इसमें ना आपको बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, रेट लो दे दिया, बोल रहा कंसंट्रेशन ऑफ सभी रिएक्टेंट की डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सबकी कंसंट्रेशन डबल डबल कर दो, तो यहां से 2 2 2 2 की पावर 2 कितना आ गया 16 टाइम। बोल रहा वॉल्यूम सबकी डबल, वॉल्यूम मिक्सर की डबल कर दे तो सबकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, सबकी कंसंट्रेशन हाफ हाफ और हाफ का स्क्वायर 1/16 टाइम हो गया। ये बोल रहा पीएच अगर आपकी 1 यूनिट से बढ़ा दी तो क्या होगा, 1 यूनिट से बढ़ेगी तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितना हो गया 1/10 हो गया, तो H और बाकी कांस्टेंट है H प्लस की कंसंट्रेशन 1/10 कर दो, हो जाएगा रेट 100 टाइम हो जाएगा, 1/100 टाइम हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लो, आ जाएगा डायरेक्ट। ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। मोलिकुलरिटी क्या होता है, मोलिकुलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन एन एलिमेंट रिएक्शन, एक सिंगल स्टेप के लिए डिफाइन है, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक। मोलिकुलरिटी कभी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी माइनस में, जीरो या फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करते हैं, और ना ही ये 3 से ज्यादा हो सकती है, तो मोलिकुलरिटी 1 2 3 हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, तीनों इनकी मोलिकुलरिटी, इसमें रिएक्टेंट 1 है तो 1 हो गई, इसमें 2 है तो 2 हो गई, 3 है तो 3 हो गई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं है, लेकिन उसके मैकेनिज्म में एक एक सिंगल स्टेप के लिए डिफाइन होती है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मुझे कैसे पता चला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मैंने इसका मैकेनिज्म लिखा है, ठीक। ये देगा एग्जामिनर आपको लिख के, ठीक। तो इसकी मोलिकुलरिटी नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके एक एक स्टेप की लिखेंगे, मैकेनिज्म में जो स्टेप है, इसकी 1 और इसकी 2 मोलिक्यूल है तो 2 कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जब हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके मैकेनिज्म में जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसे डिफाइन किया जाता है, ठीक। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक। रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मोलिकुलरिटी ऑफ आप स्लोएस्ट स्टेप लिखेंगे वही क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, ठीक। करके देख लो, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये इसका मैकेनिज्म, पहला स्टेप स्लो दूसरा फास्ट, तो मोलिकुलरिटी कितनी है पहले स्टेप की 1 है, तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, R = K × N2O5 की पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 1, ठीक। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसका ऑर्डर तो 1 हो और मोलिकुलरिटी 1 से ज्यादा हो, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इसका एग्जांपल है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी इसी का एग्जांपल है। बोलो कोई डाउट है क्या। देखो ये पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या करना है, फॉर द रिएक्शन A2 + B2 कन्वर्टिंग इनटू 2AB, इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप दे रखे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो जैसे ही आपको ऐसी रिएक्शन दिखाई दे सबसे पहले फाइंड आउट करो कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा दिया है। स्लोएस्ट स्टेप से सीधा लिख दो रेट लो, रेट लो कैसे लिखा जाएगा स्लोएस्ट स्टेप से, रेट = K × प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री इन स्लोएस्ट स्टेप, ठीक। तो यहां पे आ गया R = K × A × B2, तो अब A जो है ना वो हमारी मेन रिएक्शन में नहीं है, A इज इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट कभी भी रेट लो में नहीं आएगा, तो इसको हटाने के लिए हमने देखा ये वाला जो है ये इक्विलिब्रियम पे है, तो A2 कन्वर्टिंग इनटू A + A, इक्विलिब्रियम, K इक्विलिब्रियम कैन बी रिटन एज A² / A2 की कंसंट्रेशन, तो यहां से A की कंसंट्रेशन आ जाएगी K इक्विलिब्रियम का हाफ की पावर हाफ और A2 की पावर हाफ, तो ये जो आया ना A यहां पुट कर दो तो ये आ जाएगा K × K इक्विलिब्रियम A2 की पावर हाफ B2, और एक K × K इक्विलिब्रियम नया K आ गया, और ये A2 की पावर हाफ × B2, ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। कर लोगे, नीट का क्वेश्चन, ये भी नीट का क्वेश्चन है। 2O3 कन्वर्टिंग इनटू 3O2, ये पहला स्टेप फास्ट है, दूसरा स्टेप स्लो है, तो हमने स्लोएस्ट स्टेप से क्या लिख दिया, रेट लिख दिया, रेट लो लिख दिया। फिर रेट लो में देखा कि हमने ये O आ गया, लेकिन O तो रिएक्शन में है ही नहीं कहीं भी, ऑक्सीजन अकेला सिंगल एटम, नासेंट ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट को हटाने के लिए इक्विलिब्रियम की हेल्प लेते हुए ये लिख लिया, फिर इक्विलिब्रियम की हेल्प से ये आ जाएगा आपका K' × O3 की पावर 2 O2 की पावर -1, कर लोगे, ऑर्डर कितना आया 1। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाए। एग्जांपल क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ठीक, या डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस है, या डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट हाई प्रेशर है। ये कंडीशन बस एक बार देख लेना है ना, आजकल जेईई मेंस में तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा, नीट में तो हालांकि अभी तक नहीं आए, फिर भी एनसीईआरटी में तो पढ़ लेना चाहिए, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल हमने लिख दिए। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, ये A कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है, R = K × A की पावर 0 लिखोगे ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, R = K हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तो यहां से क्या लिखोगे -dA/dt, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, तो रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू K,
तो dt को उधर ले गए, माइनस को भी उधर ले गए, डी इक्वल टू माइनस के dt, इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड, तो dA का इंटीग्रेशन c नोट से ct तक और इसका dt का 0 से t तक, तो ये क्या आ जाएगा a c नोट से ct और a माइनस के t 0 से t, तो ct माइनस c नोट इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के टी आ गया, जिसको हम लिखते हैं ct इक्वल टू c नोट माइनस के टी। ये जो इक्वेशन है ये आपको याद करनी है, ये इक्वेशन याद हो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप क्या आएगा इसमें माइनस के, कर लोगे याद। तो ये पहली इक्वेशन है जो आपको याद करनी है, इंटीग्रेशन जो डेरिवेशन है वो बेशक मत याद करो, डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये याद होनी चाहिए, बस काम हो जाएगा अपना। नेक्स्ट, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इनिशियल कंसंट्रेशन a थी, a में से x टूट गया तो a माइनस एक्स बच जाएगा, तो c नोट हो गया a ct हो गया a माइनस एक्स, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो x इक्वल टू kt आ गया। x क्या है यहाँ पे, x इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, ठीक, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है t के, ये मैंने kt लिख रखा, t आएगा यहाँ पे, और kt तो इसका k तो इसका स्लोप है, ठीक। नेक्स्ट, t 100% या t कंप्लीट, जब पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए यानी ct इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस इक्वेशन में ct इक्वल टू 0 पुट करने पे t 100% कितना आया, c नोट अपॉन k। t 50% या t हाफ लाइफ क्या होता है, जब आपका हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, तो t हाफ कितना आ जाएगा, इस पे ct इक्वल टू c नोट बाई 2 वैल्यू पुट कर दोगे, t हाफ कितना है, c नोट अपॉन 2k, यानी फॉर जीरो रिएक्शन t हाफ इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c नोट होता है। तो ये ग्राफ बना के दिखा देना है, t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c नोट कर रहे हैं तो इसका स्लोप 1/2 के आएगा, c नोट वर्सेस t हाफ कर रहे हैं स्लोप 2 के आ जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक। नेक्स्ट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, आफ्टर 10 मिनट हो गई 0.05, देन फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू रिमेन कंसंट्रेशन ऑफ a 0.025। तो आप एक काम करो, ct इक्वल टू c नोट माइनस kt करके पहले k फाइंड आउट कर लो, फिर इसी इक्वेशन में ये ct 0.025 पुट करना, c नोट इनिशियल कंसंट्रेशन पुट करना, k आपकी वैल्यू आ गई और t आपका 15 मिनट आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ b आफ्टर 15 मिनट बोल रहा है, a कन्वर्टिंग इनटू 2b है, तो 0.1 में से ये x टूटा मान लीजिए, तो ये कितना बनेगा 2x। अब 15 मिनट में आपने ऊपर देखा कितना रह गया 15 मिनट में 0.025, तो 0.1 माइनस x कितना 0.025, तो यहां से x आ जाएगा 0.075 और ये 2x 2 इंटू 0.075 0.15 हो गया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन a गिव्स प्रोडक्ट, ये ऐसे लिखना था, a गिव्स प्रोडक्ट, ठीक। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज 7.5 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट कांस्टेंट की यूनिट से मुझे पता चल गया ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हाफ लाइफ इसकी 20 सेकंड है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज 3 into 10 की पावर -2, देन फाइंड हाफ लाइफ व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज 6 into 10 की पावर -2 एंड हाफ लाइफ व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज 7.5 into 10 की पावर -3। इसमें कुछ भी नहीं है यार, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आप उसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करोगे तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा, बिकॉज टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सी नोट है जीरो ऑर्डर में, तो यहाँ पे अगर उसकी 1/4 कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा, तो पहले का आ जाएगा 22 जा 40 सेकंड, दूसरे में आ जाएगा 20/4 5 सेकंड। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, इसका के दे रखा, के से समझ गए यूनिट से जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो बोल रहा 0.1 मोलर से 0.05 गया और फिर कितने टाइम में 0.0 से 0.025 चला जाएगा, तो आपके पास क्या है, ct इक्वल टू c नोट माइनस kt वाली इक्वेशन है ना, तो उससे आप क्या फाइंड आउट कर लो, पहले t फाइंड आउट कर लो, कौन से का, यहां से लेके यहां तक जाने में, क्योंकि k आपके पास है इनिशियल कंसंट्रेशन और ct फाइनल भी है, तो t आ गया टोटल 7.5, यानी यहां से लेके यहां तक 7.5 आ गया, इसमें 5 मिनट था तो इसमें कितना बचा 2.5 मिनट, ऐसे कर सकते हो, या ऐसे कर लो, आपको x इक्वल टू kt पता है जीरो ऑर्डर के लिए, तो ये यहाँ पे t टाइम t1 है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन तो कंज्यूम हुई, ये x1 ये x2 और ये t2, तो x1 अपॉन x2 t1 अपॉन t2 कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक। ऐसे ही ये दूसरा इक्वेशन कराई, x1 अपॉन x2 t1 अपॉन t2, इसमें क्या दे रखा है, ये टाइम दे रखा है, ये कंसंट्रेशन दे रखी है, ये टाइम दे रखा है, इस बार ये कंसंट्रेशन पूछ रखी है, अगर आपको यहाँ x2 कितना खत्म हुआ वो पता चल जाए, कर दोगे x1 अपॉन x2 t1 अपॉन t2 कर दो, दिस इज t1 ये दिस इज t2 और x1 इसका कितना 0.1 से 0.06 0.04 खत्म हुआ और ये x2 आ जाएगा, ऐसे कर दोगे ना, तो x2 कितना आया 0.02, तो इसमें से घटा दो 0.04 बच गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जाएंगे ना सारे। और कभी अगर आपको ना a कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट की बजाय na इनटू कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट लिख के दे दे, तो उसमें एक काम करना, जो k है ना उसके साथ nk लिख देना, जैसे ये लिखा ना आपने 1/n माइनस da/dt k, तो k n इधर आएगा ना, तो n इधर आएगा तो nk रहेगा, तो देखो ct इक्वल टू c नोट माइनस kt लिख रहे थे, तो अब ct इक्वल टू c नोट माइनस nkt आ जाएगा। वैसे ऐसी चीजें नहीं आती बोर्ड में, सॉरी नीट में, तो लेकिन आ जाए बाई चांस, कर लोगे या नहीं कर लोगे। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, उसके ये फॉर्मूले हम बहुत सारे रटते हैं और इसमें ना मेन यही है, जीरो ऑर्डर के लिए सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए एल एन सी टी इक्वल टू एल एन सी नोट माइनस के टी। सारे फॉर्मूले इन दो से डिराइव होते हैं, ये जीरो ऑर्डर का है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। दो ये फॉर्मूले याद करो, इसके अलावा इनके एग्जांपल याद कर लो क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कौन से एग्जांपल है? सारे रेडियोएक्टिव डीके, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, N2O5 का डिकम्पोजिशन, N2O का डिकम्पोजिशन, H2O2 का डिकम्पोजिशन। जीरो ऑर्डर में कौन से थे बताओ? सम एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, जैसे डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस था, या डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट हाई प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। ठीक, अब एग्जामिनर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये तीनों दे दी, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन लिख दिया, दूसरा डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस लिख दिया, तीसरा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया वाला लिख दिया, और चौथा लिख दिया हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। कौन सा आंसर आ जाएगा? फोर्थ वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कर दोगे ऐसे? तो ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, बोलो कोई डाउट है क्या? और इसको लिखा रहने दो, सी नोट इक्वल टू सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी, ये जीरो ऑर्डर के लिए है। ठीक, और एल एन सी टी, ये शॉर्ट नोट ऐसे बना लिया करो, एल एन सी नोट माइनस के टी, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, ये डेरिवेशन जो है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। यही इक्वेशन तो यहां लिखी है, इससे आप ये लिख सकते हो, log बेस 10 में log ct इक्वल टू log c नोट माइनस के टी अपॉन 2.303। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये ग्राफ जो आते हैं ना, यहां मिस्टेक कर सकते हो आप। ln ct वर्सेस t का ग्राफ बनाओगे, स्लोप आएगा माइनस के, लेकिन जब log ct बेस 10 वर्सेस t का ग्राफ बनाओगे, ये स्लोप आएगा माइनस के अपॉन 2.303। कर लोगे? नेक्स्ट, फिर इसको फिर चेंज कर दिया, यहां देखो इसको उल्टा सीधा करके फॉर्मूला बना दिया, k इक्वल टू 1 अपॉन टी ln c नोट अपॉन ct। ये जो फॉर्मूला ये याद करना है, क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगा। इसमें log बेस 10 में लिख रखा है बस मैंने, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log c नोट अपॉन ct, और कई बार हम c नोट को a और ct को a माइनस x लिख देते हैं, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस x। कर लोगे? फिर ये एनसीईआरटी ने डेरिवेशन करके दिखा रखा, मतलब टाइम t1 पे इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन ct1 होगी, टाइम t2 पे ct2 हो गई, तब बताओ। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, 1 में से 2 माइनस किया, k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 log ct1 अपॉन ct2। बस पढ़ लो इसको एक बार, एनसीईआरटी में रटने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आया? ln ct इक्वल टू ln c नोट माइनस के टी है ना, तो यहां से ln ct माइनस c नोट को एक साइड ले गए, ln ct अपॉन c नोट इक्वल टू माइनस के टी हो गया, एंटी लॉग लिया तो ct अपॉन c नोट इक्वल टू e की पावर माइनस के टी हो गया, ct इक्वल टू c नोट इनटू e की पावर माइनस के टी। ये इंपॉर्टेंट है, विलहेल्म इक्वेशन है, याद करनी है। तो इसमें ct वर्सेस t का ग्राफ बनाया, कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग बन जाएगा। कर लोगे? ये इक्वेशन याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वही बात, अगर a की बजाय na कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट कोफिशिएंट n आ जाए, तो जहां पे k लिखा ना जितने ही फॉर्मूलों में आपने, k की बजाय क्या लिख दोगे? n के। जैसे ये देखो, ये होगा ct इक्वल टू c नोट e की पावर माइनस n के टी। कर लोगे ना? रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करा था मैंने 2h कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, इसके लिए बोल रहा कि k स्पेसिफिक रिएक्शन रेट दे दिया, सेकंड इनवर्स यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, तो उससे हम समझ गए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आते ही ct इक्वल टू क्या आ जाएगा? c नोट e की पावर माइनस 2 के टी आ जाएगा। और फिर देखो, इसने ध्यान से देखो, इसने c नोट इक्वल टू ct इनटू लिखा है, तो c नोट ये इधर जाएगा तो e की पावर 2 के टी हो जाएगा। t 100% t कंप्लीट कब? ct की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो log c नोट अपॉन ct 0 पुट करोगे ना, t 100% कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। और t हाफ से फाइंड आउट करना, ct इक्वल टू c नोट बाई 2, t इक्वल टू 1 अपॉन k ln c नोट अपॉन ct कर दो, आ जाएगा। t हाफ कितना है? ln 2 अपॉन k, या 2.303 log 2 अपॉन k, और t हाफ इक्वल टू 0.69 अपॉन k, यानी t हाफ कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये वाला देख लो, t 75% पूछा है, बस ये एक फॉर्मूला है, ये याद रखो और इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। 75% बोल दिया, a को 100 मान लो और x कितना हो जाएगा? 75, तो 100 अपॉन 100 माइनस 75 आ जाएगा। log 4 कितना? 2 log 2, तो 2 इंटू 2.303 के अपॉन के log 2 लिख दोगे इसको, ये t हाफ होता है। t99 बाई t50,
यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा के log 100/100 माइनस 99, log 100/100 माइनस 50 नीचे आ जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो log 100/2 बच गया। कर लोगे ऐसे, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही 99% है 90% है, तो 2.303 के अपॉन के ये तो दोनों में कट जाएगा ऊपर नीचे, और ये log 100/100 माइनस 99, log 100/100 माइनस 90 कर लोगे ऐसे, ऐसे ही ये क्वेश्चन है। अगर 2/3 दे रखा है 1/3 दे रखा है तो उसको 1 मान लो, 1 माइनस 2/3 और नीचे log 1/1 माइनस 1/3 हो जाएंगे सारे सॉल्व। बस ये करना था ओनली क्वेश्चन की। आज तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट, देन 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड कंप्लीट इन। फर्स्ट रिएक्शन में एक ही फॉर्मूला याद करो जो सबसे ज्यादा काम आएगा, K = 2.303 upon T log A upon A minus X. X is amount of reactant consumed, A is initial amount. ये इसको ऐसे लिख सकते हो, ये C नोट और नीचे CT। और एक इसके अलावा याद करना चाहते हो T हाफ का। T हाफ क्या होता है, 0.69 अपॉन K, बस और कुछ भी याद नहीं करना। फर्स्ट ऑर्डर में 2 फॉर्मूले याद, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या करना, फर्स्ट के लिए 60% वाले ही लिखना, टाइम कितना 60 मिनट, और ये 100 अपॉन 100 माइनस 60 K हो गया। और 50 वाले के लिए क्या लिखो, K = 2.303 अपॉन T पूछा है, log 100/100 माइनस 50, ये भी K इक्वल पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन A B follows first order kinetic, the time taken for 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of B is that one are what is the time taken for conversion of 0.9 mole of A to 0.675 mole of B। A से B में जा रहे हैं, इसका 0.8 मोल है, 0.8 में से X घटेगा, B का X बनेगा, और ये B का X दिया 0.6, तो यहां पे लिखोगे 0.8 में से 0.6 गया, 0.2 बचा, ये C नोट, ये 0.2 CT, तो K लिख दोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लिख दिया। नेक्स्ट वो बोल रहा है दूसरी कंडीशन, अगर 0.9 मोल होता तो 0.9 में से X जाएगा, इसका X बनेगा, B कितना बन रहा है 0.675, तो यहाँ पे X की वैल्यू पुट करो, फिर ये C नोट था 0.9, तो 0.9 माइनस 0.675 CT आ जाएगा 0.225। इसके लिए K = 2.303 अपॉन T log 0.9 अपॉन 0.224 log 4 हो गया। यहाँ पे भी ये कट के log 4 हो रहा है, तो इनको इक्वल पुट कर दो, K की वैल्यू दोनों, आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट A converting into B है for the reaction specific reaction the rate देखा, यानी K 10⁻² सेकंड इनवर्स में, हम समझ गए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वो बोल रहा हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। या तो इस फॉर्मूले से कर दो जो आपने पीछे सीखा है, या एक काम करो T हाफ निकाल लो, 0.69 अपॉन K, 69 सेकंड आ गई, तो 20 ग्राम से 10 ग्राम, एक हाफ लाइफ, 10 ग्राम से 5 ग्राम दूसरी हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ हो गई 69 की, कितना 138 सेकंड। कर लोगे। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना 50 मिनट, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 200 मिनट। भाई 4 हाफ लाइफ होगी, एक हाफ लाइफ में जाएगा 50, दूसरी में 25, तीसरी में 12.5, चौथी में 6.25, तो इतना ही परसेंटेज बच जाएगा। 100 माना ना, ताकि परसेंटेज में सीधा आंसर आ जाए। नेक्स्ट ये क्या है, ये N2O5 का ये कंसंट्रेशन दे रखा है इनिशियल 1.24 इंटू 10⁻² मोलर, और इसमें 60 मिनट के बाद ये कंसंट्रेशन दे दी। रेट कांस्टेंट बताओ, अरे 2.30 अपॉन टाइम 60 मिनट log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट, सोल्व करना है। एनसीईआरटी एग्जांपल है। यूनिट ऑफ रेट, क्या गलती करवाना चाहता था मैं आपसे, रेट की यूनिट पूछिए, रेट कांस्टेंट की मत पढ़ना। इन ए रिएक्शन 2A इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, इनिशियल ये कंसंट्रेशन दे रखा 0.5 मोल से 0.4 मोल पर लीटर हो गई पर सेकंड। कंसंट्रेशन में मैंने पर सेकंड क्यों लिख दिया, यहाँ पे पर सेकंड नहीं आएगा भाई, यहाँ पे है ना। कंसंट्रेशन डिक्रीज फ्रॉम 0.5 टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट, कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। क्या मिस्टेक कर सकते हो, पॉइंट इनका डिफरेंस आया 0.1 डिवाइड बाई 10, ये नहीं करना, 1/2 भी करना क्योंकि स्टोइकोमेट्री है ना, तो 1/2 माइनस DA/dt करते हो, ध्यान रखना है, ये गलती मत करना। तो 1/2 करके करोगे तो ये 0.1 अपॉन 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.05, 0.005। ठीक, रेट कांस्टेंट दे रखा है, परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट वुड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट आफ्टर 1 मिनट एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर 1 मिनट इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। 1 मोलर है, 1 में से x गया तो 2.303, ये फॉर्मूला लगा दो, 1/1 माइनस x आ जाएगा, सोल्व करने 0.9 यानी 90% कंज्यूम हो गया। वो बोल रहे हैं टी टाइम, इसके 1 मिनट के बाद रेट कितना होगा, k है आपके पास, 1 मिनट के बाद उसमें से 0.9 कंज्यूम हो गया 90%, तो बचा कितना 0.1, आंसर k इंटू ए।
फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, ये गैसियस रिएक्शन अगर ऐसे दे रखी है तो जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन लिखते आ रहे हो तो वहां पे प्रेशर की टर्म में भी सोल्व कर सकते हो गैसियस रिएक्शन के लिए। इसका इनिशियल प्रेशर पीआई है, इसमें पीआई में से एक्स जाएगा तो इसका एक्स बनेगा, इसका एक्स बनेगा। बोलो कोई डाउट है क्या? इक्वल टू टोटल पीटी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, एक्स आ जाएगा सोल्व करके, टोटल सम कर दो इक्वल टू पीटी, तो एक्स इक्वल टू पीटी माइनस पीआई आ जाएगा। तो जैसे आप पहले रिएक्शन में करते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी है, यहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है गैसियस रिएक्शन के लिए। के इक्वल 2.303 अपॉन टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स करते थे ना, तो वहां पे कंसंट्रेशन की बजाय अब प्रेशर लिख दें पीआई अपॉन पीआई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहां से आंसर आ जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं रटेगा। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी प्लस डी, इसमें ये पीआई में से एक्स गया, ये एक्स बना, ये एक्स बना, ये एक्स बना, पीआई माइनस एक्स, ये तीनों एक्स जुड़ गए इक्वल टू पीटी, एक्स आ गया पीटी माइनस पीआई अपॉन 2। तो यहाँ पे के इक्वल 2.303 अपॉन टी log पीआई माइनस पीआई अपॉन पीआई माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और सेम अगर एक क्वेश्चन ए कन्वर्टिंग इनटू 3b गैस के लिए सोल्व करोगे, ए कन्वर्टिंग इनटू 2b प्लस सी गैस के लिए सोल्व करोगे, सेम आंसर आएगा। कर दोगे? ये 2a कन्वर्टिंग इनटू 2b प्लस सी गैस, तो पीआई में से एक्स गया तो यहां एक्स बना, ये x/2 बनेगा, पता ना आपको। एक मिस्टेक करते हैं बच्चे, जैसे ऑनलाइन वाला बच्चा पूछ रहा था, उसने ये मिस्टेक करी होगी, पीआई में से 2x गए, 2x बना और ये x बना, लेकिन उसने पक्का सोल्व करते टाइम पता क्या लिखा होगा, k इक्वल 2.303 अपॉन टी log पीआई अपॉन पीआई माइनस एक्स, तो यहां से उसने सिर्फ x की वैल्यू रख दी। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो यहां भी पीआई माइनस 2x आएगा, ये ध्यान रखना। या तो मैंने पहले दिन भी बोला था केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको कि आप आदत ऐसी बनाओ जिससे मिस्टेक ना हो। आप यहाँ पे पीआई माइनस एक्स लिखो, कितना फर्क पड़ेगा, इसके 2 मोल इसका 2 मोल दे रहा है तो इसका एक्स मोल इसका एक्स मोल देगा, तो इसका एक्स प्रेशर इसका घटेगा, इसका एक्स बनेगा। इसका 2 मोल इसका 1 मोल दे रहा है तो इसका 1 मोल हाफ देगा, एक्स कितना देगा x/2, तो प्रेशर में लिख रहे हो तो एक्स घटेगा तो x/2 बन जाएगा। कर लोगे? ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, देखो अब मेरी बात सुनो, ये आपके एनसीईआरटी का टेक्स्ट एग्जांपल है 3.6, इसने क्या दे रखा है, ये N2O5 का डिकम्पोजिशन दे रखा है, ये रिएक्शन दे दी, यहाँ पे इनिशियल टाइम पे इसका प्रेशर दे दिया और 100 मिनट के बाद प्रेशर दे दिया, ठीक। तो बोल रहा है कि यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। तो थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है, हो सकता है एग्जामिनर नीट में इतनी टफ कैलकुलेशन ना पूछे, वो ये भी तो कर सकता है इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दे 2N2O5 2A कन्वर्टिंग इनटू 2N2O4 2B प्लस O2 प्लस C और बोल दे इनिशियल प्रेशर पीआई है और टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी पीटी है। तो बताओ के बताओ इन टर्म्स ऑफ पीआई पीटी एंड टी, बता दोगे नहीं बता दोगे? इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसके पैरेलल लिखवाया है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये एम्स का है, करवा दिया बस ऐसे ही, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन यार, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस एट सरफेस ऑफ टंगस्टन क्या होगा? एडजॉर्प्शन वाला जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि एडजॉर्प्शन में जो रिएक्शन हो रही है उनमें कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगी। हाफ लाइफ वो देखिए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की 5 साल, 15 साल के बाद कितना कंज्यूम हो जाएगा? इनिशियल 64 था, अरे 64 से आधा 5 साल में 32, फिर 5 साल में 16, 16 से आधा फिर 5 साल में 8। सेम क्वेश्चन ये है भाई, टाइम पास जेईई मेंस का है। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखिए, आरटी इक्वल टू log C0 माइनस log CT, स्ट्रेट लाइन ग्राफ किस पे बनेगा? अरे बस उसने केटी की जगह क्या लिख दिया? आरटी लिख दिया। यहाँ k अपॉन 2.303 लिखते हो, बस वही तो है। तो इसको ऐसे लिख लो, log CT इक्वल टू log C0 माइनस RT log CT वर्सेस T, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें रेट लो दे रखा है इस रिएक्शन का, के आर इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2n इंटू बी की पावर m। अगर ए की कंसंट्रेशन डबल कर दे, बी की हाफ कर दे, तो अर्लियर रेट और न्यू रेट का रेशियो बताना है। कुछ भी नहीं, आर इक्वल टू वही लिखा, आर डैश को के इंटू 2a की पावर n b/2 की पावर m कर दो सोल्व, कितना आया 1/2 की पावर n माइनस n। ये क्या है? ये इक्वेशन दे रखी है, इसका रेट लो लिख रखा आर इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? यूनिट ऑफ के इज सेकंड इनवर्स, नहीं हो सकती क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। के की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती रिएक्टेंट के, सही बात है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, हाफ होगा, हाफ ऑफ माइनस डी/dt इक्वल टू dc/dt, रॉन्ग हो गया। टी हाफ कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर की होती है, जीरो की नहीं होती, सॉरी सेकंड ऑर्डर की नहीं होती। ये क्वेश्चन दे रखा है T1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k, देन T1/4 बताओ।
T1/4 कितना 2.303 अपॉन K इंटू log 1 इनिशियल कंसेंट्रेशन थी, तो T1/4 टाइम के बाद कितनी होगी 3/4 होगी, तो रख दो, तो ये सोल्व कर लो 0.29 अपॉन K आ जाएगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन है। कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन देखिए 2A कन्वर्टिंग इनटू B, व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ B अलोन वाज डबल, हाफ लाइफ डिडंट चेंज, हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही, यानी B के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, और बोल रहा है जब A की कंसेंट्रेशन डबल की, रेट क्या हो गया डबल हो गया, यानी इसका मतलब A के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के और B की कंसेंट्रेशन की, तो ऑर्डर क्या हो गया 2, तो इसकी K की यूनिट क्या आएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, कर लोगे। द हाफ लाइफ पीरियड for first order reaction is 6.93 minute, time required for 99% completion of this reaction। भाई T99 बाई T50 कर लेंगे, फॉर्मूला हमें पता 2.303 अपॉन K log C0 अपॉन CT से, तो इनका रेशियो आ गया 2/0.3, तो T हाफ आपको बताना, T99 बताना, T हाफ आपके पास है। ये वाला क्वेश्चन, ये रिएक्शन दे रखी है, कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लास्ट में लिख रखा है, इसका हाफ लाइफ पीरियड 1 आवर है अगर कंसेंट्रेशन 2 मोलर है, तो बताओ हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर इट्स कंसेंट्रेशन फ्रॉम 0.5 मोलर टू 0.25 मोलर। भाई यहां पे भी तो हाफ लाइफ पूछ रहा है, बस कंसेंट्रेशन चेंज कर दी, तो आप जानते हैं कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो अगर कंसेंट्रेशन आप घटाएंगे तो हाफ लाइफ भी घटेगा, तो 2 मोलर थी जब कितनी थी 1 आवर थी, तो उसका 1/4 कर दिया 0.5 मोलर, तो कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ठीक, दोनों जेईई मेन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.5 मोलर इन 15 मिनट, यानी हाफ लाइफ दे दी है फर्स्ट ऑर्डर की। देन टाइम टेकन फॉर द कंसेंट्रेशन टू डिक्रीज 0.1 मोलर टू 0.025, अगर हाफ लाइफ दे रखी उसकी, तो आप एक बात बताओ 1 मोलर 0.1 से 0.025 जाएगा, फिर 0.05 से 0.025 जाएगा, 2 हाफ लाइफ लगेगी, तो 2 इंटू हाफ लाइफ 15 मिनट दे रखी है, हाफ लाइफ 30 मिनट हो जाएगा। ये वाला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या दे रखा है, कंसेंट्रेशन ऑफ A चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर इन 40 मिनट, देन रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ A इज 0.01 मोलर। क्या करना है, पहले K फाइंड आउट कर लो, 2.303 अपॉन T, टाइम 40 मिनट है, log इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.1 से कितनी रहेगी 0.025, K आ गया, K की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू पुट करो, कितनी 0.01 मोलर, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। जेईई मेन के क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये IIT का है, हाफ लाइफ पीरियड दे दिया रेडियोएक्टिव एलिमेंट का 140 है और 560 हो गया टोटल टाइम, तो बताओ कितना रह जाएगा 1 ग्राम से, भाई 560 यानी 4 हाफ लाइफ हो गई, 1 हाफ लाइफ के बाद 0.5, 2 हाफ लाइफ के बाद 0.25, 3 हाफ लाइफ के बाद 0.125, 4 हाफ लाइफ के बाद 0.0625। IIT एडवांस। रेट कांस्टेंट दे रखा है इस रिएक्शन का, सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, समझ गए। रेट दे रखा है, कंसेंट्रेशन ऑफ N25 R इक्वल टू K इंटू N25, कंसेंट्रेशन लिख दो, आ जाएगा। नेक्स्ट, अंडर द सेम कंडीशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी है सब्सटेंस की, हाफ लाइफ दे रखी है 40 सेकंड एंड 20 सेकंड थ्रू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। एक बार आप फर्स्ट ऑर्डर से कराओ, एक बार जीरो ऑर्डर से, और K1 अपॉन K नेट का रेशियो बताओ, K1 इक्वल टू 0.69 अपॉन T हाफ फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का C0 अपॉन 2 T हाफ हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू पुट करी, इक्वेशन 1/2 करा, आंसर IIT एडवांस। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर कंसेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 800 टू 50, टाइम दे रखा है, K पूछ रखा है, क्या फॉर्मूला लगवा रहा है, IIT एडवांस। एलिमेंट्री रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ M इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 8 ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ M। अरे M की कंसेंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ M कितना हो गया 8 टाइम हो गया, यानी क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम हो गया, तो डायरेक्टली क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। ये देखो, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन IIT एडवांस का आज तक का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, जो सबसे अच्छा और सबसे बेसिक क्वेश्चन मुझे मिला वो ये है, क्या कंसेंट्रेशन ऑफ R इन रिएक्शन R कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट वाज मेजर्ड एज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपके R की कंसेंट्रेशन दे रखी है और यहाँ पे टाइम दे रखा है, अब ऑर्डर आपको बताना है, कैसे बताएंगे भाई। हमने सबसे बेसिक चीज, सबसे पहली लाइन क्या पढ़ी थी रेट ऑफ रिएक्शन में, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में चेंज दे रखा कितना आ रहा है और वो टाइम इंटरवल दे रखा है, तो सबके लिए डेल्टा C बाई डेल्टा टी करते चलो, ये डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा C बाई डेल्टा टी, डेल्टा C बाई डेल्टा टी, तो सब में अगर ये आपने करा चेक, रेट कितना आ रहा है, सब में 5 मोल पर लीटर पर मिनट आ रहा है, यानी रेट कांस्टेंट है जब कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है तब भी। तो ऐसा कौन सी रिएक्शन में होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किस में होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। डेफिनेशन से पहली लाइन से क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर ने,
ठीक, नेक्स्ट, ये भी आईआईटी एडवांस का अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, द टाइम टेकन फॉर द decomposition to 1/8 to 1/10 of its initial concentration is T1/8 and T1/10 respectively, then what is the value of T1/8 into 10, T1/8 divided by T1/10 into 10, T लिखते हैं 2.303 अपॉन K into log C नॉट by CT फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T1/8 लिखा जाए 2.303 अपॉन K log 1, अगर आपने इनिशियल कंसेंट्रेशन मानी तो कितनी हो जाएगी T टाइम के बाद 1/8, तो T1/10 लिखो 2.303 अपॉन K log 1 अपॉन 1/10, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये log 8 हो जाएगा, log 10 नीचे आ जाएगा, ये 0.9/1, तो अब 0.9 आ गया इनका रेशो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो 9 आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस का। ठीक, नेक्स्ट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर दे रखी है व्हिच बिकम्स 0.001 मोलर आफ्टर 5 मिनट, देन फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अरे के का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, ये क्या क्वेश्चन है। हाफ लाइफ दे रखी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 8000 साल के बाद 0.02 रह गया, तो बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी। भाई आपको पता है 8000 साल यानी 4 हाफ लाइफ हो गई, 1 के बाद a/2, 2 के बाद a/4, 3 के बाद a/8, 4 के बाद a/16, a/16 कितना है, कितना रह गया 0.02 मोल, ए फाइंड आउट करना इनिशियल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन दे दी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1/6 dc/dt, यहीं से हो गया सीधा, 1 × 10⁻² मोलर पर सेकंड आ गया। नेक्स्ट, रेट ऑफ क्या पूछा है, बी कंज्यूम्ड इन इंटरवल ऑफ 10 सेकंड, 1/3 - dB/dt इक्वल टू 1/6 dc/dt करेंगे, इसकी तो जरूरत भी नहीं है ना। चलो तो क्या करोगे, -dB/dt आ गया 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड 1 सेकंड में कितनी 3 × 10⁻², अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन 10 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक, ये था कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी किसके लिए एप्लीकेबल है, मेनली गैसियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी कैसी गैसियस रिएक्शन, बाइमोलिकुलर, यानी जिसमें 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, और जनरली हम बोल देते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेन किसके लिए थी ये, जब शुरू में डिजाइन की गई, ये ओनली गैसियस बाइमोलिकुलर रिएक्शन के लिए डिजाइन की गई है, मतलब दी गई है, थियरी दी गई है। ठीक, इस थियरी का क्या कहना है भाई, जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, ये कहते हैं कि कोलिजन होंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, कोलिजन थियरी है। और कोलिजन थियरी कहते हैं कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में इफेक्टिव कोलिजन होते हैं तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं भाई, मान लीजिए कोई गैसियस रिएक्शन हो रही है, तो उसमें 1 सेकंड में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन टकरा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और गैसियस रिएक्शन के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, 10⁻25 to 10⁻28 कोलिजन पर सेकंड पर मीटर क्यूब। लेकिन इनमें से कुछ ही कोलिजन, ए फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन ही क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं, दे आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। तो ये हो गया इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, पहले तो कोलिजन ऐसा नहीं कि आया टकराए और प्रोडक्ट बने, नहीं, पहले तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, जब वो टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, ये नहीं कि इधर इधर, ऐसे प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे, सफिशिएंट एनर्जी के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होना चाहिए, तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। कंडीशन पहली कंडीशन हम बात कर रहे हैं सफिशिएंट एनर्जी की। ये मैंने ग्राफ बना रखे, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये पहले दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हैं, ये दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन के हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट क्या करेगा, पहले क्या बनाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा जिसको ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कुछ तो एनर्जी रही होगी ना, उसके अलावा उसको देखो, ये समझो इस पहाड़ पे चढ़ के इस तरफ जाना है, तो इस पे चढ़ने के बाद उतर तो आराम से जाएगा, तो यहां तक इतनी एनर्जी चाहिए बस। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी चाहिए 0 से यहां तक, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये पहले ग्राफ से हमने सीखा। और यहां पे ये डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करता है, समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डेल्टा एच। तो यहाँ पे हीट ऑफ प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पहले भी आप जानते हो, ठीक, ये फॉर्मूला। अब ये वाला क्या है, यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही, रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, सेम बात कर रहा हूं मैं। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात करूं, पी अगर यहाँ पे किसका काम करने लगे, रिएक्टेंट का, तो यहाँ पे ये वाली होगी बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड क्या होता है, डेल्टा एच। डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अदरवाइज
अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो एंडोथर्मिक है। ये ग्राफ, ये देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की ज्यादा, तो ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, ऐसा ही ग्राफ ये है, कर लेंगे दोनों। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का एंडोथर्मिक के ग्राफ है, सेम चीज है बाकी, है ना। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने बताई थी। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? प्रॉपर ओरिएंटेशन। भाई जब तक मॉलिक्यूल प्रॉपर नहीं टकराएंगे तब तक क्या है, आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर ऐसे टकराया, ऐसे वापस आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये मैं पहले बता चुका हूं, कोलिजन थ्योरी मेनली गैसियस बाइमोलिकुलर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। बाइमोलिकुलर एक्वस सॉल्यूशन स्टेट की रिएक्शन के लिए हम धक्के से अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन ए कन्वर्टिंग इनटू बी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की तरह, बैकवर्ड रिएक्शन की तरह, एंथैल्पी चेंज पूछा, डेल्टा इक्वल टू ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड माइनस 40 आ गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कन्वर्टिंग इनटू एन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखी 40 और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखी है 77। फाइंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर एन कन्वर्टिंग इनटू एम, यानी इस रिएक्शन की देखी एक्टिवेशन एन इंटू एन, एन कन्वर्टिंग इनटू एम की पूछ रहा है, बैकवर्ड की पूछ रहा है, तो ये फॉरवर्ड आपके पास है, डेल्टा एच आपके पास। ध्यान रखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए -40 रखना है। कहीं सोचो इसने 40 दिया सर, आपने -40 कैसे रखा? अरे भाई लिखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें नेगेटिव होती है, तो -40 इक्वल टू 77 माइनस ये बैकवर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये क्या है, डेल्टा एच से बड़ा भी हो सकता है, जैसे इस ग्राफ में डेल्टा एच ज्यादा, सॉरी ये बड़ा है, डेल्टा एच छोटा है। इसमें ई और डेल्टा एच बराबर है, इसमें ई छोटा, डेल्टा एच बड़ा है, तो इसमें सारे पॉसिबल हो सकते हैं। ई डेल्टा एच से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। लेकिन एंडोथर्मिक में हमेशा ई बड़ा आएगा, डेल्टा एच छोटा आएगा, क्योंकि हमेशा ग्राफ ऐसे ही जाएगा ना, ऊपर से ऐसे, ये देखो ये ऐसे ही जाएगा, ये देखो ऐसे जाएगा ना, नहीं। नेक्स्ट, ये फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 2 स्टेप में हो रही है, पहला स्लो दूसरा फास्ट। बोल रहा है कौन सा ग्राफ सही है? सबसे पहले ये देखो, यहां पे रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, अगर हीट बढ़ी है प्रोडक्ट की, एंडोथर्मिक, ये भी एंडोथर्मिक, ये दोनों एक्सोथर्मिक। अब इनमें से कौन सा होगा? पहला स्लो दूसरा फास्ट। पहला स्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, जिसमें ज्यादा होगी उसमें टाइम लगेगा ना, तो पहला स्टेप हो गया, जिसमें पहाड़ ऊंचा है वो स्लो हो गया, जिसमें पहाड़ छोटा है वो फास्ट हो गया। तो पहला स्टेप स्लो है तो पहाड़ ऊंचा हो गया, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी, और एनर्जी डिफरेंट होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होगी, और बोलो रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा। फिजिकल स्टेट, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड का, लिक्विड से ज्यादा गैस का। ठीक, सरफेस एरिया, ये सॉलिड के लिए होता है, ये लिख लेना ब्रैकेट में, फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स के लिए क्या होता है? अगर सरफेस साइज ऑफ मॉलिक्यूल घटेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो जाएंगे, जिससे के कारण कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और प्रेशर, सॉलिड लिक्विड पे तो इफेक्ट आएगा नहीं। गैसियस रिएक्शन के लिए बात करें, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घटा, कंसंट्रेशन बढ़ा, और कंसंट्रेशन बढ़ते ही पिछले पॉइंट में आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, रेट टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ जाती है, जिसके कारण नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर विच डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। तो ये फॉर्मूला होगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो, R2/R1 इक्वल टू न्यू की पावर T2 - T1/10 होता है, कर लोगे। और फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट बिकम्स 2 टाइम। ये 2 क्वेश्चन कराए थे आसान। अगर किसी का टेम्परेचर 283 या 343 हो गया तो रेट कितना बढ़ जाएगा? 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया ना, 60/10 तो 2 की पावर 6, तो 64 टाइम। और ये बोल रहा 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए तो इसने डेल्टा टी दे दिया इस बार आपको, 40/10, 2 की पावर 40/10 करोगे तो 2 की पावर 4 टाइम हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा। ठीक, नीचे वाला ये ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पे भी रेट घटता है, बिकॉज ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में नहीं है, कोचिंग वाले पढ़ाते हैं। ठीक, बस इसमें इतना ही करना है। बाकी नेक्स्ट हमें क्या करना है? कोलिजन, सॉरी आरएनएस इक्वेशन और कैटालिस्ट, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, कर लेंगे भाई। थैंक यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टी। आरएनएस इक्वेशन, इसमें k इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। के है रेट कांस्टेंट, ई है एक्टिवेशन एनर्जी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ए आरएनएस कांस्टेंट, या जिसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर या परी एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। अब ए को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? k अपॉन
ए, k अपॉन ए इक्वल टू e की पावर माइनस e अपॉन आर टी, तो ये एक फ्रैक्शन आएगा, या ऐसे लिख दो k अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। तो वो जो फ्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन फैक्टर या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू E। ठीक, फिर इसके बाद यूनिट ऑफ ए क्या हो जाएगी, देखो यार k इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस e अपॉन आर टी, ये क्या है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना जो यूनिट लेस होती है, तो k की यूनिट a की यूनिट वही हो जाएगी जो a की होती है। नेक्स्ट इसके बाद टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो E अपॉन आर टी घटेगा, e की पावर E अपॉन आर टी घटेगा, तो k इक्वल टू a अपॉन e की पावर e अपॉन आर टी, ये डेनोमिनेटर घटेगा तो k बढ़ेगा, k बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता, मैंने बताया था। इनफाइनाइट रख दो t को इनफाइनाइट रखा, ये समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 e की पावर 0 1 k इक्वल टू a, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और अगर t आपने 0 केल्विन ले लिया, ये 0 केल्विन लेते हैं, 0 केल्विन अगर आपने लिया k इक्वल टू a अपॉन e की पावर e अपॉन 0 e अपॉन 0 इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, k 0 हो जाएगा। और e अगर घटता है तो e घटने से e बाई आर टी घटेगा, e की पावर e बाई आर टी घटेगा, जो डेनोमिनेटर में है k तो k बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसका लॉग लिया, लॉग लेने पे क्या आएगा, ln k इक्वल टू ln a माइनस e अपॉन आर टी, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाते हैं ln k वर्सेस 1 अपॉन टी, स्ट्रेट लाइन आएगा विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप कितना होगा माइनस e अपॉन आर, और अगर log बेस 10 में करेंगे तो log k इज इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 आर टी, तो इसका ग्राफ log k वर्सेस 1 अपॉन टी का क्या आएगा, माइनस e अपॉन 2.303 आर। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू देके क्या पूछे जाते हैं आपसे, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाती है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट log a बेस 10 है, इस ग्राफ में ln a बेस e है, मतलब ln a है। ठीक, अब यहां से ये टेम्परेचर T1 और T2 पे हमने इक्वेशन लिख ली और डेरिवेशन कर लिया, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये दोनों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद डेरिवेशन ऑफ अरेनियस इक्वेशन, ये दो थ्योरी पे बेस है, पहला केटीजी दूसरा कोलिजन थ्योरी। केटीजी क्या कहती है, सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इक्वल नहीं होती, ए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ही ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो जितने ज्यादा फ्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन ई है, उनको हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपके इफेक्टिव कोलिजन होंगे, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट फ्रैक्शन। ठीक, कोलिजन थियरी ये कहती है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। कोलिजन थियरी कहती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी उतने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन, जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज Z। फिर इसके बाद कोलिजन थियरी ये कहती है कि कोलिजन जो होता है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अगर इस प्रोबेबिलिटी को हम P से रिप्रेजेंट करें, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, तो R F Z और P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख देंगे तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और R K के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी K इन तीनों के इक्वल आ जाएगा, K इज इक्वल टू P इंटू Z इंटू F हो जाएगा। तो यहाँ पे F तो आपको पता है E की पावर माइनस E अपॉन RT है, तो PZ क्या होगा, A होगा। और ड्रॉबैक क्या था कोलिजन थियरी का, कोलिजन थियरी ये मानती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो परफेक्ट हार्ड स्फीयर है, बल्कि उनके जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उनको इग्नोर करती है। नेक्स्ट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, ये कर्व बनता है, यहाँ पे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, ये ग्राफ ऐसे आता है, पहले मैक्सिमम जाता है फिर डिक्रीज होता है। तो ठीक ये ग्राफ है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं इस पॉइंट पे एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इसके आगे ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू EA। बोलो कोई डाउट है क्या? तो अब अगर यही ग्राफ हम T टेम्परेचर की बजाय T+10 पे बनाए तो ये ग्राफ फ्लैट होने लगता है, जैसा कि वहां पे आपको दिखाया गया है। तो इस ग्राफ में जब ये फ्लैट होगा ग्राफ, तो क्या बोलोगे, यहाँ पे EA के बाद ये एरिया अंडर द कर्व बढ़ जाता है, ये जो एक्स्ट्रा एरिया आया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन क्या हो जाती है, EA हो जाती है। तो ये आपका येलो वाला एरिया एडिशनल मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू EA। ठीक, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने में क्या हो जाता है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर EA क्रॉस कर रहे होंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक, और एरिया अंडर द कर्व इस ग्राफ का हमेशा
कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कितना ही चेंज करते रहो, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट से आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन आएगा मैंने आपको यहाँ पे थियरी में लिखवा दिया है। क्या ध्यान रखना, कैटालिस्ट क्या है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं विदाउट चेंज अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। इसके बाद कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी या बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट यानी इनहिबिटर रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। तो ये जो है आपका व्हाइट से जो मैंने बनाया है ये विदाउट कैटालिस्ट बनाया है, और जब हम पॉजिटिव कैटालिस्ट बनाएंगे तो उसमें ये वाला येलो वाला ग्राफ आ जाएगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। और जो मैंने ऑरेंज से ग्राफ बनाया है वो इनहिबिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनहिबिटर की प्रेजेंस में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही किसका काम करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं, क्योंकि उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और लार्ज सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट हाइड्रेशन, जैसे एग्जांपल दे रखा है यार, हाइड्रेशन होता है निकल पीटी पैलेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, या V2O5 कैटालिस्ट का काम करता है इन प्रेजेंस इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये याद करना, ये एनसीईआरटी में आपके KClO3 का डिकम्पोजिशन करते हैं, KCl बनेगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है जो एस्ट्रोनॉट वगैरह यूज करते हैं। इस प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है, MnO2। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, याद करना है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। KClO3 के डिकम्पोजिशन में क्या बनेगा, KCl बनेगा और 3/2 O2 बनता है, यानी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन में कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, MnO, MnO2, Mn2O3, Mn2O7, MnO2। यह एग्जामिनर यही पूछ सकता है, Mn का ऑक्साइड यूज किया जाता है जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 +7 +2 +4। कर लोगे, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता, हो जाएगा आराम से, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल और क्वांटिटेटिव चेंज। हालांकि उनकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है, लेकिन उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, उनका कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, जितना अमाउंट आपने लिया था उतना ही रिएक्शन के बाद मिलेगा। कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, वो रिएक्शन के मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन के मैकेनिज्म में तो पार्टिसिपेट करता है। ठीक, कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। ठीक, कैटालिस्ट क्या है, हाईली एफिशिएंट होते हैं, और यानी इसका मतलब एक कैटालिस्ट बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कैटालाइज कर सकता है। कैटालिस्ट कभी भी नेचर ऑफ प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा, बस प्रोडक्ट को जल्दी बनाएगा। इसलिए कैटालिस्ट क्या है, कभी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी या एंट्रोपी वगैरह को चेंज नहीं करता, क्योंकि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बिना चेंज किए काम करता है, जल्दी से बस रिएक्शन को करवाता है, यानी वो इनिशियल और फाइनल स्टेट को चेंज नहीं करता। इसलिए जो ये जो स्टेट फंक्शन, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी अफेक्ट नहीं करता है, वो बस इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम डिक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, रेडिएशन का क्या इफेक्ट है, रेडिएशन की एब्सेंस में रिएक्शन स्लो होती है, रेडिएशन की प्रेजेंस में फास्ट होती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस की है, इसमें ये नीट का क्वेश्चन है, लॉग के वर्सेस 1/T का स्लोप दे रखा है, ये पूछा है, तो इसको स्लोप को किसके इक्वल कर दोगे, -E/2.303 R। किसमें पूछा है, किलो कैलोरी में पूछा है, R2 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, एक रिएक्शन का रेट 8 टाइम हो जाता है जब उसका टेम्परेचर 27 से बढ़ाते हैं 57 तक, तो ये बताओ कितना आएगा। तो आपके पास T1 है, T2 है, तो R1 R2 है, तो R2/R1 यानी K2/K1 का रेशियो आ गया, तो log K2/K1 इक्वल टू E/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन पाओ, है ना। R की वैल्यू 2 पुट करें क्योंकि किलो कैलोरी में पूछा है। नेक्स्ट, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस द रिएक्टेंट ऑफ the concentration of reactant become half of its initial value in 40 minutes, and if temperature is kept at 37 degree Celsius then the concentration of reactant become half of its initial value in 10 minutes। कैलकुलेट EA। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है, पहला टेम्परेचर 300 केल्विन पे, उस पे T हाफ कितनी 40, तो इससे आप K1 फाइंड आउट कर सकते हो 0.69/T हाफ। फिर T2 दे रखा 310 केल्विन, इसका T हाफ, इस टेम्परेचर में T हाफ 10 है, K2 आ जाएगा, तो K2/K1 का रेशियो आ जाएगा, तो log K2/K1 इज इक्वल टू E/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। सोल्व कर दो। ये वाला क्वेश्चन रेट कांस्टेंट दे रखा है, ये इक्वेशन दे दी, वो बोल रहा है E बताओ और A बताओ। भाई सीधा सा log K इक्वल टू log A माइनस E/2.303 RT, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, रिलेट कर दो। log A कितना है 15,
तो एंटी लॉग लेने पे a इक्वल टू 10 की पावर 15 और इसको यहां पे इनको इक्वल करोगे तो यहां से e आ जाएगी। सॉरी, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का रेट कांस्टेंट दे दिए 500 और 700 और K1 K2 दे रखा है, ये कैलकुलेट करो और ये कैलकुलेट करो। भाई सीधा सा है, वही फॉर्मूला लगाया, ये आ जाएगा। ये आने के बाद आप log K इक्वल टू log A माइनस E अपॉन RT करते हो 2.303 RT। तो यहाँ पे K की वैल्यू पुट करना, EA की वैल्यू पुट करना, R की वैल्यू पुट करना, T की वैल्यू पुट करना, टेम्परेचर वही लेना जो K की वैल्यू ले रहे हो। तो वहां से log A आ जाएगा, एंटी log लेना, क्या आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, इसका रेट कांस्टेंट दे दिया कितने टेम्परेचर पे, 600 केल्विन पे। ये दे रखी है रेट कांस्टेंट एट 700 केल्विन पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे log K2 अपॉन K1 वाला। ये फॉर्मूला लगा के जब सोल्व करोगे तो log K2 बाई K1 आ जाएगा, आपका 2.6 आ गया सोल्व करके इधर का। तो K2 बाई K1 इक्वल 10 की पावर 2.6 हो जाएगा एंटी log लेके। तो इसको लिख दोगे 400, 4 इंटू 10 की पावर 2 और यहां से K2 आ जाएगा, K1 से मल्टीप्लाई कर देना 400 को। नेक्स्ट ये दे रखा है 500 केल्विन पे, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये अच्छा क्वेश्चन है नीट का। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू EA, K अपॉन A पूछ रहा है आपसे, तो K अपॉन A होता है E की पावर माइनस E अपॉन RT, ln KA अपॉन A इक्वल टू माइनस E अपॉन RT हो गया। फिर इसको log बेस 10 में कर लिया कन्वर्ट, तो K ये आ जाएगा आपका सोल्व करके log ये F हो गया ना K अपॉन A, ये इक्वल टू -20 आ गया, तो एंटी log लोगे 10 की पावर -20 आ जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रहा K 320 बटा 310 किसका ज्यादा होगा, ये आपसे पूछा है। भाई हम जानते हैं K2 अपॉन K1, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो K2 अपॉन K1 ऐसे लिखते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डायरेक्ट ये क्या है, EA के डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, EA बढ़ेगा तो log K2 बाई K1 बढ़ेगा, यानी K2 बाई K1 बढ़ेगा। तो K2 बाई K1 का रेशियो उसका ज्यादा आएगा जिसका EA ज्यादा होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, हाइड्रोजन से रिएक्शन दे रखी है, अगर 500 केल्विन पे कराई, फिर उसको हम अगर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं सेम रेट रखते हुए, वो 400 केल्विन पे हो जाती है। तो बताओ EA कितना होगा विदाउट कैटालिस्ट और विद कैटालिस्ट। और जब हम कैटालिस्ट यूज करते हैं EA 20 किलो जूल से घट जाता है। तो हमने ये EA लिया तो ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में EA1 हो जाएगा, तो EA इक्वल टू EA1 प्लस 20 है, एक इक्वेशन हो गई। फिर यहां से सोल्व करना, रेट इक्वल है तो उनका रेट कांस्टेंट भी इक्वल होगा, विदाउट कैटालिस्ट एंड विद कैटालिस्ट। तो A तो रिएक्शन का सेम रहेगा, यहाँ पे A इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस E अपॉन R 500 लिखोगे विदाउट कैटालिस्ट में, और इसमें विद कैटालिस्ट में EA1 अपॉन R इंटू 400 केल्विन, टेम्परेचर 400, A से A कैंसिल, तो E की पावर दोनों सेम हो जाएगा, EA और EA1 में रिलेशन आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, दो इक्वेशन दोनों सोल्व कर देना। नेक्स्ट एक रिएक्शन है 3 स्टेप में हो रही है, उसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट K इक्वल टू K1 इंटू K3 अपॉन K2 है। तो बताओ उसकी EA1, EA2 और EA3 आपको दे रखी है, तो ओवरऑल EA बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा ध्यान रखो, हर बार आपको ऐसे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ध्यान रखो जिन K को आपने मल्टीप्लाई करा है उन स्टेप्स का EA ऐड होगा। जैसे K1 इंटू K3 करा है तो ओवरऑल EA में क्या लिखोगे, EA1 प्लस EA3, और जिससे डिवाइड किया उसका माइनस EA1 प्लस EA3 माइनस EA2, इससे ओवरऑल रेट कांस्टेंट आ जाएगा, सॉरी ओवरऑल EA आ जाएगा। कर लोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ, CT इक्वल टू C नोट E की पावर माइनस KT होता है, CT बाई C नोट E की पावर माइनस KT हो गया। तो यहां से CT को A माइनस एक्स अपॉन A लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन A, इसको अल्फा लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू E की पावर माइनस KT, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस E की पावर माइनस KT हो जाएगा। कर लोगे। Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.